हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फेमा एंड फेरा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इस टॉपिक में हम फेमा के ऑब्जेक्टिव, उसका इंट्रोडक्शन, फेमा कब आया था, फेमा के जो रेगुलेशंस है उसमें क्या क्या प्रोविजन शामिल किए गए हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेमा है क्या, यानी फेमा को कब लेके आया गया था, फेमा किस रिगार्डिंग में आया गया और फेरा को चेंज करके फेमा को क्यों लेके आया गया, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में सरकार ने भारत में विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए और विदेशी विनिमय व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम यानी कि फेरा लेके आया गया था। कब लेके आया गया था? 1947 में। यानी सरकार के द्वारा विदेशी कंपनियां भारत में आकर बिजनेस करती है, व्यापार करती है और जो व्यवहार करती है उनको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1947 में किसको लेके आया गया था? फेरा को लेकर आया गया था। लेकिन बाद में इस फेरा का सन कौन सा कर दिया गया? 1973। यानी पहले ये विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 था और बाद में इस अधिनियम को विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो फेरा एक ऐसे समय में आया था जब क्या था, देश में विदेशी विनिमय संकट, यानी देश हमारा विदेशी विनिमय संकट का सामना कर रहा था। जब हम किसको लेके आए थे? फेरा को लेकर आया गया था भारत सरकार के द्वारा। यानी सबसे पहले तो ये 1947 में लेके आया गया, लेकिन बाद में इसको चेंज कर 1973 इसका एक्ट कर दिया गया। और फेरा कब आया? जब हमारा देश विदेशी विनिमय संकट का सामना कर रहा था। जब अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी तो इस कमी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी विनिमय कोषों के प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहती थी। यानी हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी तो सरकार चाहती थी कि विदेशी विनिमय कोषों पर नियंत्रण हो, और इसके लिए उन्होंने किसकी स्थापना की? फेरा की स्थापना की थी। यानी फेरा का एक्ट कौन सा था? 1973। तो फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तब गवर्नमेंट ने जुर्माना भी लगाया था और कारावास की सज़ा भी इसके ऊपर लगाई गई थी। यदि कोई भी व्यक्ति फेरा का उल्लंघन करता है, उसके नियमों को उल्लंघन करता है, तो सरकार के द्वारा उसका जुर्माना और कारावास की सज़ा भी उसके तहत रखी गई थी। तो 1991 की औद्योगिक नीति में सरकार ने आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण को भी अपनाया। सरकार ने सोचा फेरा से काम चलेगा, साथ साथ हमें उद्योगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, उसकी उदारवाद और वैश्वीकरण को भी लाना पड़ेगा। तो औद्योगिक नीति में सरकार ने उदारवाद भी लेके आए और वैश्वीकरण भी वहाँ लेके आया गया। तो इससे विदेशी पूंजी के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में क्या आया? बदलाव आया। इस नीति में सरकार ने विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। यानी सबसे ज़्यादा फेरा में किसको फोकस किया गया? विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह का फोकस किया गया और साथ साथ उदारवाद और वैश्वीकरण के साथ ये फोकस को अपनाया गया। तो सरकार ने भारतीय कंपनियों में विदेशी क्षमता पूंजी की भागीदारी 40% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 100% कर दी गई। यानी गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनमें विदेशी निवेश बढ़े, यानी 40% से बढ़ाकर उनको कितना कर दिया गया? 100% तक उसकी विदेशी भागीदारी को इसमें शामिल कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी पूंजी के प्रति उदार दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और इस कारण भारत के विदेशी विनिमय कोषों में क्या हुई? बहुत वृद्धि हुई। यानी गवर्नमेंट के द्वारा फेरा के साथ साथ उदारीकरण लेके आई, वैश्वीकरण लेके आई, साथ साथ जो विदेशी निवेश है उसको 40% से 100% कर दिया गया, विदेशी निवेश को बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ? भारत के अंदर विदेशी विनिमय कोषों में क्या हुई? वृद्धि हुई। और विदेशी पूंजी के प्रति बदलते दृष्टिकोण के कारण सरकार ने यह अनुभव किया। यानी लोगों का विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण बदला और सरकार ने इसको अनुभव किया और फेरा के सख्त प्रावधानों में बदलाव लाने का सोचा। उसके साथ क्या किया कि फेरा में जो भी सख्त प्रावधान थे कि लोगों को सजा दी जाती थी, कारावास की सजा होती थी, जुर्माना होता था, उसको चेंज करने का सरकार ने सोचा। और ये इसने क्यों सोचा सरकार ने? क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण आने से और जो विदेशी निवेश की भागीदारी होने से
वहाँ पर भारत में क्या हुआ, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि हुई और सरकार ने सोचा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हो ही रही है तो फेरा के जो भी सख्त प्रावधान थे उसको बदला जाए और उनको क्या किया जाए, उदार अधिनियम उनके तहत बनाया जाए। तो सरकार ने ये अनुभव किया कि फेरा के जो अधिनियम थे उनमें जो प्रतिबंधात्मक प्रकृति थी उसको कम किया जाए, यानी उसको नियमित किया गया, कम किया गया। जो भी फेरा में प्रतिबंध थे उनको हटाकर उनको उदार बनाने का सोचा। तो 1999 में फेरा के स्थान पर क्या लाया गया, फेमा को लाया गया, ताकि फेरा के जो कठोर प्रतिबंध थे, फेरा के जो भी रूल रेगुलेशन थे, जुर्माने थे, कारावास था, उसको उदार बनाने के लिए फेरा के स्थान पर 1999 में क्या आया, फेमा आया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 था उसके स्थान पर क्या आया, फेमा 1999 आ गया था। तो फेमा में क्या था कि फेमा के अंतर्गत नियमन शब्द के स्थान पर क्या आया, प्रबंध शब्द का प्रयोग किया गया। नियमन जो था वो एक कठोर शब्द था और प्रबंध एक क्या था, उदार शब्द था। तो इसलिए प्रबंध शब्द को अपने आप में एक उदार शब्द माना गया और यह विदेशी विनिमय व्यवहार के प्रति सरकार ने इसका उदार दृष्टिकोण दर्शाता है। यानी फेमा एक कठोर दृष्टिकोण की तरह देखा जाता है और फेरा एक कठोर दृष्टिकोण के तहत देखा जाता है और फेमा एक उदार दृष्टिकोण के तहत देखा गया था। तो फेमा के प्रावधान फेरा की तुलना में सरल थे, छोटे थे और उदार थे। यानी जिस तरीके से फेरा कठोर था लेकिन फेमा क्या था, उसकी जगह उदार था। उसमें जो भी नियम थे फेरा के तहत वो उनको चेंज करके उदार बनाया गया था। किसके तहत, फेमा के तहत। फेमा कब आया, 1999 के अंदर फेमा को लाया गया। फेरा में कितनी धाराएं थी, फेरा में 81 धाराएं थी और फेमा में 49 धाराएं थी। भारतीयों को विदेश में रोजगार करने के लिए, तब विदेशियों को भारत में रोजगार करने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, फेरा की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी फेरा की अनुमति के बिना ना ही भारतीय विदेश में काम कर सकते थे और ना ही विदेशी भारत के अंदर आकर काम कर सकते थे। तो फेमा अधिनियम में रोजगार पर लगाए गए ये प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए और रोजगार के इन मुद्दों को फेमा नियंत्रित नहीं करता है। यानी फेरा में तो कंट्रोल था कि पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ फेरा के अंतर्गत कंप्लीट करनी पड़ती थी कि कौन भारतीय विदेश में जाकर रोजगार करेगा या कौन विदेश भारत में आकर रोजगार करेगा, उन पर प्रतिबंध थे। लेकिन फेमा के अंतर्गत क्या किया गया, इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया और फेमा के तहत इन पर कंट्रोल नहीं किया गया। तो फेमा के बारे में हम देखते हैं कि फेमा क्या है, उनमें इसके रूल रेगुलेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि फेमा का एक्ट कौन सा है, फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फेरा कब आया था, फेरा की फुल फॉर्म क्या है। तो एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो फेमा को 1999 में पारित किया गया था लेकिन 1 जनवरी 2000 से ये लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, फेमा 1999 में पारित किया गया था, वो फेरा का स्थान लिया गया था फेमा के द्वारा, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ। फेमा अधिनियम बनाए जाने के कारण, फेमा को बनाया क्यों गया था, फेरा था लेकिन अब फेमा क्यों आया, फेरा की जगह फेमा को क्यों लेके आया गया, तो यहाँ इसके कारण दिए हुए हैं। भारत में निर्यात आयात नीति को उदार बनाने के लिए क्या लेके आया गया, फेमा को लाया गया। 1997 और 2002 के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई थी। क्यों, क्योंकि फेरा के स्थान पर फेरा जब आया था तो फेरा के तहत क्या हुआ था, विदेशी विनिमय की वृद्धि हुई थी, विदेशी पूंजी में वृद्धि हुई थी भारत के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि फेरा के स्थान पर जो फेरा के उदार कठोर नियम है उनको उदार बनाया जाए। तो इसके तहत हम क्या लेके आए, फेमा लेके आए गए। तो 1997 से 2000 में जो भी भारत के अंदर वृद्धि हुई थी, विदेशी व्यापार के तहत वृद्धि हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए फेमा को लाया गया था। तो विदेशी व्यापार के बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय व्यवहारों के लिए उदार अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फेरा के स्थान पर फेमा को लाया गया। नेक्स्ट, तो फेमा अधिनियम और क्यों बनाया गया, उदार विदेशी निवेश नीति के फलस्वरूप भारत में विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई। यानी भारत में जो विदेशी निवेश है वो पहले की तुलना में क्या हो गए, और ज़्यादा अधिक हो गए, इसलिए यहाँ पर फेमा को
बनाया गया। विदेशी निवेश की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए विदेशी विनिमय व्यवहारों के संबंध में एक सरल तथा उदार अधिनियम की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए फेमा को यहाँ पर लाया गया। नंबर 3, भारत के विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई, अतः विदेशी विनिमय के प्रति भारत की संकुचित दृष्टिकोण को आवश्यक नहीं समझा गया और अब यह अनुभव किया गया कि एक ऐसा अधिनियम बनाया जाए जो विदेशी विनिमय के प्रयोग पर अधिक प्रतिबंध न लगाए। यानी विदेशी विनिमय की आवाजाही को, मतलब भारत से विदेश में, विदेश से भारत के अंतर्गत जो आवाजाही होती है, लेन देन होता है, उसको उदार बनाने के लिए, पहले के प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या लेके आया गया? फेरा की जगह फेमा 1999 को लाया गया। इसलिए इसकी आवश्यकता, फेमा की आवश्यकता हमें अनुभव हुई। नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार भारत सरकार को विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना था, इसलिए किसको लेके आया गया? फेमा की आवश्यकता अनुभव हुई, फेमा को फेरा की जगह लाया गया। नंबर 5, फेरा के दंड संबंधी प्रावधान बहुत ही सख्त थे, है ना, और जुर्माना भी होता था फेरा के अंतर्गत और कारावास की सज़ा भी होती थी। तो इनके फेरा के प्रावधान सख्त थे और इस प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जेल व आर्थिक दंड दिया जाता था और इस दंड के भय से लोग विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवहार करने से डरते थे और जिससे क्या होता था कि भारत में विदेशी मुद्रा की कमी होने लगी और इसका विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों पर ही क्या पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इन सब बुरे सख्त प्रावधानों को कम करने के लिए और विदेशी निवेश को भारत के अंतर्गत बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को भारत में और अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया गया? फेरा की जगह फेमा को लाया गया। अतः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जेल, दंड जैसे प्रावधानों को उदार बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए हमने क्या किया? फेरा की जगह फेमा को लेके आए। फेमा की व्यवहारिकता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा, ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है फेमा? तो यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। यह भारत के बाहर स्थित उन सभी शाखाओं, दफ्तरों, एजेंसियों पर भी लागू होता है जिन पर भारत के निवासियों का स्वामित्व व नियंत्रण है। यानी फेमा पूरे भारत में लागू होता ही होता है और उन जगह पे भी लागू होता है जहाँ पर क्या, जो विदेशी, जो भारतीय होते हैं, उनका स्वामित्व व नियंत्रण है। यानी जहाँ पर जो बिजनेस का कंट्रोल किनके हाथों में है? भारत के निवासियों के हाथों में है। उन दफ्तरों व शाखाओं में भी फेमा एप्लीकेबल होता है। और कहाँ एप्लीकेबल होता है? और ये कब आया? यह 1999 में फेरा की जगह ली अधिनियम। और लागू कब हुआ यह अधिनियम? 1 जनवरी 2000 से इसको लागू किया गया। अब फेमा की परिभाषा, अब फेमा की परिभाषा में पहले आता है व्यक्ति, यानी सेक्शन 2U के अंतर्गत व्यक्ति में निम्न को शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया? इंडिविजुअल्स को। यानी फेमा के अंतर्गत व्यक्ति में इंडिविजुअल शामिल है, हिंदू अविभाजित परिवार शामिल है, कंपनी शामिल है, फर्म शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन AOP और BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इसमें शामिल है और कोई अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इसके अंतर्गत शामिल है। और ऊपर के अलावा और कौन इसके अंतर्गत शामिल है? जो ऊपर की धाराएं हैं, व्यक्ति, जो व्यक्ति में तो निम्न चीज़ें शामिल हो गई, 6 चीज़ें व्यक्ति के अंतर्गत शामिल होती है, लेकिन इनके अलावा और क्या शामिल है? उन व्यक्तियों के स्वामित्व व नियंत्रण में कोई शाखा, दफ्तर या एजेंसी, इसको भी फेमा में शामिल किया गया है। अब निवासी व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। यानी हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो वित्तीय वर्ष चलता है, उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति भारत में कितने दिन, कम से कम 182 दिन भारत में रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी व्यक्ति कहा जाएगा। परंतु इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो भारत से बाहर व्यवसाय या रोजगार के लिए गए हों। और ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में भ्रमण यात्रा के लिए आए हों, तो उन्हें भी भारत में निवासी नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत के व्यक्ति यदि स्थायी रूप से भारत से बाहर चला जाए या विदेशी यदि अस्थायी रूप से भारत में आए, तो उन व्यक्ति को भारत में निवासी व्यक्ति नहीं माना जाता है। भारत में निवासी मानने के लिए कम से कम 182 दिन रहना ज़रूरी है, चाहे वो व्यक्ति साल में कभी कभी भारत आए या फिर एक कंटिन्यू 182 दिन रहे, या फिर मान लो कि 1 महीना आ गया फिर चला गया, फिर 5-10 दिन आ गया भारत के अंतर्गत, फिर वो विदेश चला गया, फिर दोबारा भारत आ गया। तो ऐसे करके पूरे 1 साल में अगर वो 182 दिन भारत में रहता है, तो
तो उसको हम क्या मानेंगे, भारत में निवासी व्यक्ति मान लेंगे। अगर कोई अस्थायी रूप से आता है, भारत में घूमने के लिए आ गया, ठीक है, 1 महीने घूमा वापस चला गया, तो उसको हम भारत में निवासी व्यक्ति नहीं मानेंगे। नंबर 3 थर्ड है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई अधिकृत व्यक्ति जो विदेशी व्यापार निवेश व निवेश से प्राप्त आय, ऋण पर ब्याज या विदेश में रह रहे साथी या बच्चे या माता पिता के जीवन यापन खर्च या फिर विदेशी यात्रा के खर्च, शिक्षा या चिकित्सा के खर्च आदि के संबंध में प्राप्त विदेशी मुद्रा बेचता है या भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा क्रय करता है, तो इन लेन देनों को चालू खाता लेन देन कहा जाता है। यानी चालू खाता लेन देन में कौन कौन सी अमाउंट आएंगी, ये सब जो टर्म्स यहाँ पर है उन सब के लिए अगर वो विदेशी मुद्रा खरीदता है या बेचता है तो इनको हम किस में शामिल करेंगे, चालू खाता लेन देन के अंतर्गत इसमें शामिल करेंगे। तो फेमा में चालू खाता लेन देन को बिना रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमति के किए जाने की आज्ञा दे दी गई है। यानी फेरा में क्या था कि इन लेन देनों को करने के लिए पहले रिजर्व बैंक की परमिशन की ज़रूरत थी, लेकिन फेमा के अंतर्गत अगर कोई इन सब के संबंध में लेन देन करना चाहता है तो उसको आज्ञा दे दी गई है, उसको किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इन सभी काम के लिए विदेशी मुद्रा को खरीदता है या बेचता है तो उसको परमिशन है, फेमा से परमिशन लेने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत, जो विक्रेता या क्रेता है उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने चालू खातों से लेन देन कर सकता है। जनहित में केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो इन लेन देनों पर आवश्यक नियंत्रण लगा सकती है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर नियंत्रण लगा सकती है, परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट बोल सकती है, लेकिन अभी के लिए फेमा द्वारा इसमें रिजर्व बैंक से परमिशन लेने की आज्ञा नहीं दी गई है। ये वो बिना रिजर्व बैंक के परमिशन से भी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ऐसे लेन देन जो भारत के निवासियों की भारत के बाहर संपत्ति व दायित्व में बदला जाए, ऐसे लेन देन जो विदेशियों की भारत में संपत्ति या दायित्व में बदलाव लाए, इन व्यवहारों को क्या कहते हैं, पूंजी खाता लेन देन कहते हैं। यानी कि जिनकी टर्म 1 साल से ज़्यादा की होती है या फिर लॉन्ग टर्म जो होते हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को सलाह करके इन लेन देनों की किसी सीमा तक या बिना सीमा करने की अनुमति देता है। यानी अगर रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से सलाह करके इन लेन देनों के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है और कंट्रोल फ्री भी इसको कर सकता है, यानी इसके अंदर लिमिट भी रख सकता है और विदाउट लिमिट के भी हम कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। इन लेन देनों को रिजर्व बैंक की अनुमति से किया जा सकता है, लेकिन लिमिट कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की सलाह से ही इसकी लिमिट को डिसाइड करता है कि हम कितने लिमिट तक ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेमा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या लेके आए थे, फेमा को लेके आए थे, क्योंकि फेरा में क्या था, फेरा के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रतिबंध थे, उसके अंदर जुर्माना था, कारावास की सज़ा थी, यानी फेरा के जो प्रावधान थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो उसको उदार बनाने के लिए, विदेशी व्यापार को सरल बनाने के लिए, विदेशी निवेश को सरल बनाने के लिए हम क्या लेके आए, फेमा को लेके आए थे। तो फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रह गया, विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाना। सेकेंड, विदेशी भुगतान व प्राप्तियों को सुविधाजनक बनाना। एंड थर्ड, भारत में विदेशी विनिमय बाजार में नियमित विकास करना भी फेमा का क्या रहा, उद्देश्य। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं फेमा के, विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, विदेशी भुगतान प्राप्तियों को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी विनिमय बाजार में नियमित विकास करना। नेक्स्ट है फेमा के प्रोविजंस। फर्स्ट प्रोविज़न क्या है, विदेशी मुद्रा लेन देन को नियमित करना। धारा 3 के अनुसार फेमा ऐसे सभी लेन देनों पर रोक लगाती है जिन्हें इस अधिनियम में क्या नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई, जिन्हें रिजर्व बैंक से कोई साधारण या विशेष अनुमति प्राप्त न हो, उन सब के ऊपर फेमा के तहत क्या है, प्रतिबंध है। अन्य शब्दों में विदेशी मुद्रा व्यवहार फेमा के प्रावधान के अनुसार या रिजर्व बैंक की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। अगर कोई लेन देन ऐसा है जिसमें फेमा के प्रावधान या रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है तो हमें अनुमति लेने के बाद ही हम उस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, उससे पहले हम उस ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते हैं। अगर इस अधिनियम के तहत ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है तो ही हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखो फेमा के अनुसार क्या है, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति
किसी ऐसे व्यक्ति से विदेशी मुद्रा लेन देन नहीं करेगा जो इसके लिए अधिकृत न हो। यानी कि जो रिजर्व बैंक है उन्होंने ऑथराइज इंस्टीट्यूट बना रखे हैं कि वहीं से अपन विदेशी मुद्रा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से लेन देन नहीं करेगा जो उसके लिए क्या है, ऑथराइज्ड नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक ने कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दे रखा है विदेशी मुद्रा व्यवहार करने का, तो वही व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज के लिए मनी को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं करेगा जो भारत से बाहर रह रहा हो। एंड थर्ड, कोई भी ऐसा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों से सीधे विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं करेगा। ना ही डायरेक्ट हम पेमेंट कर सकते हैं और ना ही डायरेक्ट हम मनी को रिसीव कर सकते हैं। अर्थात विदेशों से प्राप्त होने वाले भुगतान फेमा के प्रावधानों के अनुसार ही प्राप्त किए जा सकेंगे, वरना हम डायरेक्ट इनको सेल परचेज या रिसीव या पेमेंट नहीं कर सकते। डी है, कोई भी व्यक्ति फेमा के प्रावधान के अतिरिक्त भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति के साथ कोई भी वित्तीय व्यवहार नहीं करेगा। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, बिना फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। सेकंड है विदेशी मुद्रा को रखना। सेक्शन 4 के अनुसार इन प्रावधान में पहला क्या था कि विदेशी मुद्रा लेन देन के नियम जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत थे। सेकंड है विदेशी मुद्रा को रखना, ये सेक्शन 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान के अतिरिक्त कोई विदेशी मुद्रा न तो अपने पास रख सकता है और न ही उसका हस्तांतरण कर सकता है। यानी फेमा जो रूल रेगुलेशन बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उन मुद्राओं को रख सकते हैं और हस्तांतरण कर सकते हैं। बिना इसके रूल रेगुलेशन के ना तो हम मुद्रा को रख सकते हैं और ना ही उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। इसी तरह विदेश में स्थित स्थिर संपत्ति या विदेशी प्रतिभूतियों में कोई लेन देन फेमा के प्रावधान के अनुसार ही किए जा सकते हैं। बिना फेमा के प्रावधान के अनुसार आप विदेशी संपत्ति या फिर सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। नंबर 3 है चालू खाता लेन देन। सेक्शन 5 के अनुसार अधिकृत व्यक्ति के साथ चालू खाता लेन देन किया जा सकता है। नंबर 4 पूंजी खाता लेन देन। सेक्शन 6 के अंतर्गत पूंजी खाता लेन देन की स्वीकृति दे दी गई है। कुछ दशाओं में तथा कुछ विशेष व्यवहार में रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की सलाह से लिमिट डिसाइड कर देता है कि हम इतने से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते, इतने ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हम नहीं कर सकते, ना इनको रिसीव कर सकते हैं ना ही पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ही ऐसी स्थिति आती है जब रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से सलाह करके उसकी लिमिट डिसाइड कर देता है, वरना पूंजी खातों के लेन देन की हमें स्वीकृति मिल चुकी है। तो रिजर्व बैंक ही निम्नलिखित पूंजी खाता लेन देन को नियंत्रित कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से लेन देन हैं जिनको रिजर्व बैंक प्रतिबंधित कर सकता है? फर्स्ट है भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, यानी बिना फेमा के रूल रेगुलेशन के उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए बिना कोई भी भारत का निवासी व्यक्ति विदेशी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। सेकंड, भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों का हस्तांतरण। थर्ड, भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेन देन से संबंधित व्यवहार, यानी इनको भी रिजर्व बैंक के तहत ही नियंत्रित व प्रतिबंधित किया जा सकता है। नंबर 4, भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भारतीय मुद्रा में ऋण लेने या देने से संबंधित व्यवहार। नेक्स्ट है भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारत से बाहर किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण। एंड नेक्स्ट है भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण। तो ये जो लेन देन है वो रिजर्व बैंक के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिबंधित या नियंत्रित होते हैं। नंबर 5 है वस्तु सेवाओं का निर्यात। इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी निर्यातक द्वारा रिजर्व बैंक को या अन्य किसी निर्धारित अथॉरिटी को वस्तुओं सेवाओं के कुल निर्यात मूल्य के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यानी हम कितनी वस्तु सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी हमें देनी जरूरी है। जो भी अथॉरिटी रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड की गई है उसको हम इनकी जानकारी देंगे। तो रिजर्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर निर्यातक क्या करता है, निर्यात मूल्य की प्राप्ति से संबंधित जब सभी जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवा देता है। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति व प्रत्यावर्तन। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यदि भारत के किसी निवासी
की कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त होनी है, यानी भारत में कोई व्यक्ति निवासी है और उसको विदेशी मुद्रा प्राप्त होनी है, तो तब वह व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विदेशी मुद्रा को भारत में लेकर आएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति फॉरेन से ट्रांजेक्शन्स करता है और उसको विदेशी मुद्रा प्राप्त होनी है, यानी वो विदेशी मुद्रा को प्राप्त करेगा, तो किसके अकॉर्डिंग करेगा? रिजर्व बैंक के सभी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, उसके बाद ही वो उस विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकता है। अब 6 नंबर पॉइंट पर है अधिकृत व्यक्ति। अधिकृत व्यक्ति कौन हो सकता है? अधिनियम की धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक किसी को विदेशी मुद्रा में या विदेशी प्रतिभूतियों में लेन देन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अधिकृत डीलर या अधिकृत मुद्रा परिवर्तनकर्ता कहा जाता है। इन रिजर्व बैंक द्वारा ही एक पर्सन को डिसाइड कर दिया जाता है जो क्या करता है? विदेशी मुद्राओं के लेन देन करता है, विदेशी मुद्रा को परिवर्तन करता है। तो बाद में रिजर्व बैंक को ऐसा लगे कि अधिकृत व्यक्ति रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, तो रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस क्या कर देता है? रद्द कर देता है। यानी धारा 10 के अकॉर्डिंग तो रिजर्व बैंक उस व्यक्ति को ऑथराइज करता है, उसको वो अधिकार देता है कि वो विदेशी मुद्राओं के लेन देन को करे। अब धारा 11 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह अधिकृत व्यक्तियों के लिए नए नियम बना सकता है। यानी 10 के अंतर्गत तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को पोस्ट कर सकता है कि उसके जो भी काम होते हैं वो, लेकिन धारा 11 के अंतर्गत वो उनके लिए नए नियम को बना भी सकता है और उन्हें आवश्यक निर्देश दे सकता है। और धारा 12 के अनुसार रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्तियों की कार्य प्रणाली की जांच कर सकता है कि वे व्यक्ति के द्वारा सही से काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वह सत्यता या ईमानदारी के साथ काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच भी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक कर सकता है। रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्तियों से कोई भी सूचना व परिपत्र मांग सकता है और कभी भी मांग सकता है, और अधिकृत व्यक्तियों के लिए ये सूचनाएं व मांग पत्र देना कंपलसरी है, वो मना नहीं कर सकते। अगर रिजर्व बैंक ने मांगा है तो कुछ भी अगर वो सूचना मांगता है रिजर्व बैंक अधिकृत व्यक्तियों से, तो उनको वो परिपत्र देना, इंफॉर्मेशन देना क्या है? कंपलसरी है। नेक्स्ट है पेनल्टीज। यदि अधिनियम 13 की धारा के अनुसार यदि कोई रिजर्व बैंक उनसे सूचना मांगता है और वो सूचना प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और जुर्माना कितना होगा? जुर्माने की राशि उल्लंघन में जितनी राशि उल्लंघन की गई है, जितनी राशि का घपला किया गया है, उसके 3 गुना तक हो सकता है। यदि ये राशि निर्धारित नहीं है तो अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 2 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि ये उल्लंघन या फिर जो भी यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। तो फेमा का अगर कोई रूल रेगुलेशन को पालन नहीं करता है तो कितना जुर्माना लगेगा? अगर राशि पता है तो उसका 3 गुना हो सकती है वो राशि। यदि राशि निर्धारित नहीं है तो 2 लाख तक जुर्माना, और ये उल्लंघन फिर भी जारी रहता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है जुर्माना आदेशों का पालन करना। यदि कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि को 90 दिनों के अंदर नहीं चुकाता है तो उसे कारावास की सज़ा भी हो सकती है, और ये कितने वर्ष की होगी? 3 वर्ष तक की हो सकती है अगर उसने फेमा के रूल रेगुलेशंस का पालन नहीं किया है। और यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है तो 90 दिनों के अंदर उसको जुर्माना चुकाना होगा, और अगर नहीं चुकाता है तो उसको जेल जाना होगा, और ये कितने साल के लिए जेल होगी? उसको 3 साल के लिए उसको सज़ा हो सकती है। नंबर 10 पॉइंट है निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति। केंद्र सरकार निर्णय लेने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। ये अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किया करते हैं, जांच करते हैं। यानी कोई व्यक्ति फेमा के रूल रेगुलेशंस का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसकी जांच करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। इन अधिकारियों को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ दी गई हैं। कौन से कोर्ट की? सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ दी गई हैं, और ये अधिकारी आरोपित व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर देते हैं। यानी ये जो अधिकारी होते हैं वो दोनों तरफ की सुनवाई करते हैं, शिकायतों का निपटारा भी करते हैं, और सुनवाई के बाद ही वो शिकायतों का निपटारा कब करेंगे? 1 साल के अंदर अंदर करते हैं, यानी दोनों पक्षों की ये सुनते हैं। 11 पॉइंट है विशेष निर्देशक को अपील करना।
यानी केंद्र सरकार ने निर्णय अधिकारियों द्वारा किए गए फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष निर्देशक अपील की नियुक्ति की है। यानी मान लो उन अधिकारियों ने गलत निर्णय ले लिया है या फिर गलत सजा सुनाई है, तो इसके विरुद्ध भी हम अपील कर सकते हैं। और इसके विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है? स्पेशल डायरेक्टर अपील, यानी इसका स्पेशल डायरेक्टर के तहत भी, विशेष निर्देशक के तहत भी यहाँ पर अपील कर सकते हैं। और इस अपील का टाइम कितना है? यह अपील निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की तिथि से 45 दिन, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्णय अधिकारी डिसाइड किए जाते हैं वो डिसीजन लेने के लिए, शिकायतों को निपटान करने के लिए, तो वो अधिकारी जब निर्णय दे चुके होते हैं तो उस तारीख से 45 दिन के अंदर अंदर हम विशेष निर्देश यानी स्पेशल डायरेक्टर के यहाँ पर अपील कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो अधिकारी ने अपना निर्णय गलत सुनाया है तो हम यहाँ पर अपील 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। 12 है अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करना, यानी विशेष निर्देशक के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी अगर हमें अपील करनी हो तो हम कहाँ पर जाएंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। और ये कब होगा? वही कि यदि विशेष निर्देशक के द्वारा, स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा यदि कोई डिसीजन दे दिया जाता है और हमें लगता है कि वो डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उस डिसीजन के दिन से 45 दिनों के अंदर हम अपील कर सकते हैं। किसको? अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन से अधिकार प्राप्त है? सिविल कोर्ट के ही अधिकार प्राप्त है। 13 उच्च न्यायालय में सुनवाई। यदि कोई आरोपित व्यक्ति अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के अंदर की जा सकती है। तो अभी हमने देखा कि जो अगर गवर्नमेंट के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति, अगर उनको भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है। अगर इनके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं? स्पेशल डायरेक्टर के यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, विशेष निर्देशक के यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं 45 दिन के अंदर अंदर, निर्णय की तिथि से 45 दिन के अंदर अंदर। यदि हम स्पेशल डायरेक्टर के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील कर सकते हैं। वही कितने दिन में? 45 दिनों के अंदर अंदर। यदि हम इसके निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो हमें कहाँ जाना होगा? उच्च न्यायालय के यहाँ जाना होगा और अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय की तिथि से 60 दिनों के भीतर हम यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 14 है क्रियान्वयन निर्देशालय। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्रियान्वयन निर्देशालय की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इस निर्देशालय को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर अधिकारियों को दिए गए सभी अधिकार प्राप्त है। यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को वही अधिकार प्राप्त है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं उनको प्राप्त है। इस निदेशालय को विदेशी विनिमय से संबंधित मामलों की जांच करते समय किसी भी स्थान की तलाशी लेने या तलाश में मिले सामान को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो यानी कि जो क्रियान्वयन निर्देशालय होता है वो सामान को जब्त कर सकता है और तलाशी भी ले सकता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। 15 नियम बनाने का अधिकार। धारा 46 के अनुसार केंद्र सरकार को इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार है। सरकार जांच के दौरान कार्यवाही का तरीका, अपील की फीस, फेमा से संबंधित अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि को निर्धारित करती है और फेमा में रिजर्व बैंक को विशेष भूमिका दी गई है। अर्थात रिजर्व बैंक इस अधिनियम के विभिन्न विषयों पर विभिन्न नियम बनाने के लिए अधिकृत है। यानी कि रिजर्व बैंक को छूट है कि वो फेमा के नियमों को बना सकता है और रिजर्व बैंक की फेमा के प्रशासन का कार्य करता है। रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार से सलाह करता है। यानी फेमा के संबंध में कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो कौन? रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से सलाह लेता है तो वो निर्णय को लागू करता है और फेमा के प्रशासन भी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। फेमा का मूल्यांकन। फेमा एक उदार व सरल अधिनियम है क्योंकि इसको फेरा का रूल रेगुलेशन कठोर थे तो उनको सरल बनाने के लिए किसको लागू किया गया था? फेमा को लागू किया गया था। इसलिए फेमा को हम क्या मान सकते हैं? एक उदार और सरल अधिनियम मानते हैं। इससे विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश
को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है और दंड का भुगतान न करने पर उसको सज़ा दी जाती है। और यह सज़ा कितने साल की हो सकती है, 3 की हो सकती है। इस अधिनियम के उदार व सरल प्रावधानों ने विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। और इससे क्या हुआ है कि भारत में विदेशी मुद्रा कोषों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसके परिणाम स्वरूप भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए भारत सरकार को विदेशों से ऋण नहीं लेना पड़ता है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में क्या हुआ, सुधार हुआ। और अब उदार आयातों के बावजूद भी विदेशी मुद्रा कोष में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। तो नेक्स्ट है फेरा व फेमा में डिफरेंस। तो फेरा क्या है, एक पुराना अधिनियम है जो कि 1973 था, है ना। इसको रद्द कर दिया गया। इसकी जगह पर क्या आया, हमारा फेमा आया, जो कब पारित किया गया, 1999। और इसको ये लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 2000 से इसको लागू किया गया। फेरा क्या था, एक लंबा अधिनियम था क्योंकि इसमें 81 धाराएँ थी। लेकिन फेरा क्या, एक छोटा, फेमा जो है वो छोटा अधिनियम है जिसमें कितनी धाराएँ हैं, सिर्फ 49 धाराएँ हैं। ये थोड़ा सख्त था। इसके तहत मतलब प्रतिबंध भी थे विदेशी मुद्रा के लेन देन करने में, विदेशी व्यापार के लेन देन करने में फेरा के तहत क्या थे, प्रतिबंध थे। और लेकिन फेमा में क्या, उदार प्रकृति का है कि इस अधिनियम में विदेशी मुद्रा से संबंधित व्यवहारों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण है। यानी फेरा में ऋणात्मक दृष्टिकोण था और फेमा में धनात्मक दृष्टिकोण है। और इसमें विदेशी मुद्रा के प्रयोग को क्या बनाया गया, सरल बनाया गया, उदार बनाया गया। आगे यानी फेरा जो था उसमें प्रावधानों के उल्लंघन करने पर दंड दिए जाते थे, कारावास की सजा थी। लेकिन फेमा के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को केवल मौद्रिक दंड ही दिए जाते हैं। जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की सजा ही दी जाती। यानी कि अगर वो मौद्रिक भुगतान नहीं करता है तो उसे ही तभी कारावास सज़ा दी जाती है, वरना उसको कारावास की सज़ा नहीं दी जाती थी। लेकिन फेरा के अंतर्गत यदि उसने आर्थिक भुगतान नहीं किया तो भी उसको जेल जाना पड़ता था, उल्लंघन कर, और अगर वो प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भी जुर्माने के साथ साथ उसको सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट, इस अधिनियम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यानी फेरा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। और इससे विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी व्यवहारों को नियमित करता है। यानी अगर कोई भी व्यवहार होता है जिससे विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता था तो इस अधिनियम द्वारा परमिशन लेना ज़रूरी था। लेकिन जो फेमा है उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। इसमें कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनमें परमिशन लेने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम बिना परमिशन के भी उनमें ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। केवल वही व्यवहार इस अधिनियम द्वारा कंट्रोल होते हैं जिनका इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है। यानी जिनका रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल होते हैं वही व्यवहार को हम परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, वरना हमें रिजर्व बैंक से अगर किसी भी चीज़ की परमिशन लेने की फेमा में ज़रूरत नहीं होती है। तो विदेशी मुद्रा से संबंधित जिन व्यवहारों का इस अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है उनको हमें उनके लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फेमा में जिन प्रावधानों के बारे में बताया गया है सिर्फ उसी का नियम करना ज़रूरी होता है, वरना हम बिना रिजर्व बैंक की परमिशन लिए ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।